गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी थी। तो तीसरी यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। यूनिट थर्ड हमारी शेयर से संबंधित है और डिवेंचर से संबंधित है, जिसके बारे में आपने +1 +2 फर्स्ट ईयर में अभी तक बहुत कुछ पढ़ा है। इसमें क्या है? सबसे पहले अंश का अर्थ आपको पता ही है क्या होता है। अंश वह शाब्दिक अर्थ है जो कंपनी के किसी हिस्से या भाग से है और कंपनी की पूंजी विभिन्न हिस्सों में बटी होती है, जो अंश पूंजी वाली कंपनी होती है। ठीक है ना? अंश पूंजी वाली कंपनी के कुछ हिस्सों में पूंजी बटी होती है जो अंश के रूप में कहलाती है। और कंपनी की संपूर्ण अंश पूंजी को, एक परिभाषा और है, सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंपनी की संपूर्ण अंश पूंजी को एक निश्चित हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें अंश कहा जाता है। इसी में अंश से संबंधित एक परिभाषा SNDP, जो हमारे लेखक हैं, प्रवक्ता है या लेखक भी कह सकते हैं, हम राइटर भी कह सकते हैं, उन्होंने कहा है कि कंपनी की पूंजी एक भाग से है। अंश का आशय कंपनी की पूंजी के एक भाग से है। इसी में दूसरी परिभाषा दी है, न्यायाधीश लिंडले ने कहा है कि अंश पूंजी का अनुपातिक भाग है जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकृत होता है, जिन्होंने शेयर्स लिए हैं। ठीक है। इसी में तीसरी परिभाषा दी है MC कुच्छल ने। वो कहते हैं कि अंश वह इकाई है जिसमें कंपनी की संपूर्ण पूंजी को विभाजित किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन। सभी ने अपनी अपनी परिभाषा दे दी, तो इसके कंक्लूजन में ये क्या कहा है कि अंश पूंजी का वह अनुपातिक भाग है। अंश पूंजी का वह अनुपातिक भाग है जो कंपनी में एक अंशधारी के हित का, जो कंपनी में एक अंशधारी के हित का प्रतिनिधित्व करता है और तथा उसके दायित्व एवं अधिकारों को अधिकारों को निर्धारित करने के लिए निश्चित धनराशि में अंकित कर दिया जाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है। इसकी 3 परिभाषाएं मैंने आपको बताई और चौथा ये निष्कर्ष के रूप में मैंने आपको परिभाषा बताई। अब इसी में इसकी विशेषताएं आती है कि अंश एक चल संपत्ति है, न कि अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति नहीं है ये फिक्स एसेट्स नहीं है हमारी। कौन सी एसेट्स है? करंट एसेट्स है। कभी भी इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो विशेषताओं में पहली बात आ जाती है क्या? यह एक चल संपत्ति है। और दूसरी बात आ जाती है, इनका हस्तांतरण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अंश का ऋण पत्र का किया जाता है? नहीं,
क्योंकि ऋण पत्र आपने ये +1 +2 और फर्स्ट ईयर में इस टॉपिक को पूरे अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा डीपली नहीं बता रहा। अंश चल संपत्ति है और इनका हस्तांतरण किया जा सकता है। अंश का किया जा सकता है, डिवेंचर्स का नहीं होता। दूसरा, यह पूंजी का एक भाग है, पूंजी का एक भाग है जो कंपनी अपनी इश्यूड कैपिटल शेयर्स जारी करती है, इश्यू शेयर करती है ना। जैसे कंपनी की पूंजी मान लीजिए 10 लाख रुपए है, ठीक है, उसने तय कर लिया कि हमने 5 लाख के शेयर्स जारी करने हैं, तो ये उसकी शेयर ऑफ इश्यूड कैपिटल है, ठीक है ना। तो 5 लाख के वो शेयर्स जारी करती है। वो कितने मेंबर लेती है वो बाद की बात है, जितने आवेदन आते हैं, कोई 10 व्यक्ति भी मिलकर 5 लाख के शेयर्स परचेज कर सकता है, एक व्यक्ति भी कर सकता है, ठीक है, और 100 व्यक्ति भी कर सकते हैं। आवेदन आने के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर, गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के व्यवहार के ऊपर, यानी कि कंपनी का व्यवहार पहले से कैसा चलता आ रहा है। और व्यवहार उसमें कंपनी का नहीं होता, कंपनी के नाम की वैल्यू होती है और उसके मालिक की वैल्यू होती है, उसका व्यवहार कैसा चल रहा है उसके ऊपर वो उसे आवेदन प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद अंश का एक अंकित मूल्य होता है, आपको पता ही है अंश कभी 9.5, 10.5 इनमें विभाजित होता है, नहीं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए, इनका ये अंकित मूल्य होता है। ये रुपयों में ही प्रकट होता है, न कि पैसों में प्रकट किया जाएगा। ये कभी सुना है कि 9 रुपए 50 पैसे का शेयर्स? नहीं, 956 रुपए का हो जाएगा, रुपए बोले जाएंगे। कभी ऐसा बोला गया 955 रुपए 75 पैसे का शेयर्स? नहीं, 9 रुपए 75 पैसे का शेयर्स? नहीं, 10 रुपए, 9.5 का भी नहीं होता, ठीक है ना, मिनिमम 10 रुपए का शेयर्स होता है। उसके बाद यह एक क्रम संख्या में निर्धारित होते हैं, 10 वाले कितने शेयर्स हैं, 20 वाले कितने, 50 वाले कितने, 100 वाले कितने, इनका क्रम निर्धारित कर दिया जाता है। उसके बाद जब शेयर्स जारी कर दिए जाते हैं, जिस व्यक्ति को दिए जाते हैं, उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो किस नाम से जाना जाता है? अंश प्रमाण पत्र के नाम से। और जब आप फुली पेमेंट कर देते हैं तब कंपनी आपको कौन सा अधिपत्र जारी करती है? अंश अधिपत्र, यानी कि अब आपका उन शेयर्स पर पूरा राइट्स हो चुका है, पूरा अधिकार हो चुका है। उससे पहले आपको अंश प्रमाण पत्र जारी की जाती है कि आपके पास इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं। उसके बाद प्रत्येक अंश का रजिस्ट्रेशन होता है ना, हर अंश का बारकोड लगा होता है, हर अंश का रजिस्ट्रेशन अलग अलग किया जाता है। क्यों? आपके पास 500 रुपए है, आपने एक ही शेयर्स लेना है, तो आपको 500 रुपए वाला एक शेयर्स दे दिया तो उसका भी तो रजिस्ट्रेशन होगा ना। आपने कहा कि मैंने 10 वाले लेने 500 रुपए के शेयर्स, तो आपको 10 रुपए वाले दे दिए जाएंगे 50 शेयर्स, वैसे ही आपको कन्वर्ट करके दे दिए जाते हैं। उसके बाद अंशधारियों के अधिकार और दायित्व भी और कर्तव्य भी होते हैं। अंशधारियों के इनके राइट्स भी हैं। आप जब शेयर्स मेंबर बन जाते हैं कंपनी के, तो आपके क्या हो जाते हैं? राइट्स भी मिलते हैं आपको, मतदान करने का अधिकार, कंपनी की मीटिंग में वो पहुंचने का अधिकार। ये आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। और उसके बाद अंशों का मूल्य रुपयों में प्रकट होता है। ये सब कंपनी की विशेषताएं हैं। और अब अंशों के प्रकार के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉलेज समय में आकर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।